नमस्कार दोस्तों। कहानी अंत तक जरूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना। सीतापुर के धूल भरे रास्तों पर जब सूरज अपनी पूरी तीव्रता के साथ चमकता था, तब अर्जुन के सपनों की फिसल अभी भी कच्ची थी। वह एक ऐसा युवा था जिसके पास मेघा की कमी नहीं थी, लेकिन भाग्य ने उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी अंजलि के लिए एक महान भविष्य देखने की तड़प थी। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो उन्हें इस गरीबी और बेबसी के दलदल से बाहर निकाल सकता था। अंजलि की आंखों में वर्दी पहनने का सपना किसी पवित्र अनुष्ठान की तरह था, जिसे पूरा करने के लिए अर्जुन ने स्वयं की बलि देने का निर्णय लिया था। उसने अपनी कानून की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और मजदूरी करने का कठिन रास्ता चुना, ताकि वह अंजलि की कोचिंग और किताबों का खर्च उठा सके। शहर की तंग गलियों में रिक्शा खींचते समय जब उसके हाथ छीले जाते थे, तभी वह मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव के लोग अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे कि वह अपनी पत्नी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या हासिल करेगा, लेकिन अर्जुन ने लिए अंजलि मात्र उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान भी थी। वह रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में उसे पढ़ाते हुए देखता और उसकी थकान मिट जाती थी। उस झोपड़ी में भूख की गूंज तो थी, लेकिन उम्मीदों की महक उससे कहीं अधिक प्रबल थी। अंजलि की हर छोटी सफलता अर्जुन के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होती थी। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और अर्जुन ने अपनी रातों की नींद और दिनों का चैन अंजलि के भविष्य की वेदी पर समर्पित कर दिया। वह कड़कड़ती ठंड में भी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था, ताकि अंजलि को दिल्ली में अच्छे संस्थान में दाखिला दिलाया जा सके। उसकी फटी हुई कमीज और घिसे हुए चंपल उसकी महानता का प्रमाण थे, लेकिन वह कभी किसी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करता था। उसका मौन ही उसकी तपस्या का सबसे गहरा और प्रभावशाली हिस्सा बन गया था। अंजलि पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुई तो अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने उसे दिन पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, भले ही उसके पास खुद के खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अंजलि ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया था कि वह कभी उसकी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगी और हमेशा उसका सम्मान करेगी। उस समय उन दोनों के बीच जो प्रेम और विश्वास था, वह किसी भी सांस्कृतिक वैभव से कहीं अधिक कीमती था। मुख्य परीक्षा के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, अर्जुन की मेहनत और भी बढ़ गई थी। वह दिन में 12 घंटे काम करता और शाम को अंजलि के लिए फल और मेवे लेकर आता, ताकि उसकी सेहत खराब ना हो। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी वह सोने की अंगूठी भी बेच दी थी, ताकि परीक्षा के फॉर्म की भारी भरकम फीस भरी जा सके। अंजलि को जब यह पता चला तो फुट फुट कर रोई थी, लेकिन अर्जुन ने उसे केवल पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उस पवित्र गंगा के किनारे बैठकर वे दोनों अक्सर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना किया करते थे, जहाँ अभाव का कोई स्थान नहीं होगा। अर्जुन कहता था कि जब वह लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठेगी तो वह गर्व से सबको बताएगी कि उसकी अंजलि है। अंजलि की आंखों में तब केवल कृतज्ञता और असीम प्रेम की झलक दिखाई देती थी। उसके लगता था कि अर्जुन के बिना उसका अस्तित्व ही शून्य है। समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अर्जुन ने एक आदर्श पति की नई परिभाषा लिख दी थी। अंजलि के चयन की खबर जैसे नहीं, पूरा गाँव स्तब्ध रह गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक गरीब की बेटी आईपीएस अधिकारी बन जाएगी। अर्जुन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर भी छिपा हुआ था। वह जानता था कि सत्ता और शक्ति का नशा अक्सर इंसान की जड़ों को भुला देता है। फिर भी उसने उस डर को किनारे करते हुए अपनी पत्नी की सफलता का जश्न पूरी सिद्ध और ईमानदारी के साथ मनाया। प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाने का दिन आ गया था और रेलवे स्टेशन पर विदाई का दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। अर्जुन ने अपनी पूरी जमा पूंजी एक पुराने रुमाल में लपेटकर अजय के हाथ में थमा दी और उससे अपना ख्याल रखने को कहा। अंजलि ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह हर महीने
उसे पत्र लिखेंगी और उससे मिलने आती रहेगी। जैसे ट्रेन प्लेटफार्म से छूटी, अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी रिक्तता छा गई, जो शायद आने वाले संकट का संकेत थी। प्रशिक्षण के दौरान अंजलि की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वहाँ के अनुशासन, भव्यता और रुतबे ने उसे एक नया व्यक्तित्व प्रदान किया। धीरे धीरे उसको पत्रों की संख्या कम होने लगी और फोन कॉल भी अब औपचारिक होने लगे थे। इस पत्र अर्जुन अभी भी उसी टूटे हुए घर में रहकर मजदूरी कर रहा था, ताकि अंजलि को शहर में रहने के लिए किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। वो अपनी सादगी में खुश था, जबकि अंजलि नए सामाजिक दायरे में अपनी पहचान बनाने में व्यस्त थी। अंजलि के भीतर अब एक अधिकारी का अहंकार धीरे धीरे पौने पौने लगा था, जो उसकी बातचीत और व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला लगा। वह अर्जुन की गरीबी और उसके अनपढ़ लहजे से शर्मिंदा होने लगी थी, विशेषकर जब उसके सहकर्मी उसके परिवार के बारे में पूछते थे। उसने अर्जुन से कहना शुरू कर दिया कि वह अब अपनी मजदूरी छोड़ दे और शहर में उसके साथ रहने आए, लेकिन एक नौकर की तरह, पति की तरह नहीं। अर्जुन को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने मौन रहना ही उचित समझा। वाराणसी में अपनी पहली पोस्टिंग मिलने के बाद अंजलि का वैभव 7वें आसमान पर था। उसके चारों ओर पुलिसकर्मियों और चापलूसों का घेरा रहता था। अर्जुन उसके बगल के एक छोटे से कोने में रहने लगा था, जहाँ उसे किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी। वह चुपचाप घर के काम करता और अंजलि की ज़रूरतों का ध्यान रखता, लेकिन अंजलि के व्यवहार में अब वह पुराना स्नेह और सम्मान पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह उसने अपने रसूख के सामने एक तुच्छ इंसान समझने लगी थी। तुलसी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अर्जुन अक्सर अपनी पुरानी स्मृतियों को खंगालता और सोचता कि क्या यह वही अंजलि है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे महसूस होने लगा था कि सत्ता के गलियारों में पहुंचकर इंसान अक्सर उन हाथों को काट देता है जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर भी उसने कभी अंजलि के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की और ना ही अपनी पीड़ा किसी को बताई। वह अपने कर्मों के फल को चुपचाप स्वीकार करने के लिए तैयार था। एक दिन अंजलि के बंगले पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी प्रभावशाली लोग और वरिष्ठ अधिकारी आमंत्रित थे। अंजलि ने अर्जुन को सख्त निर्देश दिए थे कि वह उस शाम अपने कमरे से बाहर न निकले और किसी के सामने न आए। अर्जुन ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में इस अपमान की कसक बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जिस पौधे को अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी की छाया उसके लिए वर्जित हो गई थी। पार्टी के दौरान जब कुछ मेहमानों ने अर्जुन को गलती से देख लिया और उसके बारे में पूछा, तो अंजलि ने उस अपने घर का एक पुराना नौकर बता दिया। अर्जुन ने यह सब सुन लिया और उसकी आंखों में अपमान के आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे समय आ गया था कि उसके त्याग का मूल्य अंजलि की नज़रों में अब कौड़ियों के बराबर भी नहीं रह गया था। समाज के ऊंचे पायदान पर पहुंचे लोग अक्सर अपनी सीढ़ियों को ही लात मार देते हैं। इस बीच अर्जुन ने गुपचुप तरीके से कानून की उन किताबों को फिर से उठा लिया जिन्हें उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। और रात के सन्नाटे में कानून की बारीकियों का अध्ययन करता और गरीबी लोगों की समस्याओं को हल करने के तरीके खोजता रहता था। उसने शहर के सात की ओर की अध्ययन करता झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की कानूनी मदद करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बारे में अंजलि को भनक तक नहीं लगने दी। वह अपनी एक अलग और गुप्त पहचान बनाने की दिशा में चुपचाप कदम बढ़ा रहा था। अंजलि के अधीनस्थ अधिकारी, विशेष रूप से इंस्पेक्टर मल्होत्रा, अर्जुन की इस सादगी का फायदा उठाने की फिराह में रहते थे। वे जानते थे कि अर्जुन और अंजलि के बीच दरार आ चुकी है और वे इसका इस्तेमाल अपनी काली कमाई को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहते थे। मल्होत्रा ने अंजलि के कान भरने शुरू कर दिए कि अर्जुन शहर के अपराधियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अंजलि, जो पहले से ही अर्जुन से चिढ़ी हुई थी, इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगी। वाराणसी की गलियों में अब भ्रष्टाचार का जाल पूरी तरह से फैल चुका था और अंजलि अनजाने में उन ताकतों का हिस्सा बनते जा रही थी। अर्जुन यह सब देख रहा था
और उससे अपनी पत्नी के पतन पर बहुत दुख होता था। उसने एक बार अंजलि को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जोर से झिड़क दिया और अपनी औकात में रहने की नसीहत दी। अर्जुन को समझ आ गया कि अब शब्दों का समय समाप्त हो चुका है और केवल कर्म ही कुछ बदल सकते हैं। एक रात अर्जुन ने देखा कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी गरीब दुकानदारों से जबरन वसूली कर रहे थे और उनका नेतृत्व मल्होत्रा कर रहा था। उसने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया। वह जानता था कि यह जानकारी अंडी तक पहुंचना बेकार है, क्योंकि वह व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी थी। उसने तय किया कि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ेगा जिसमें सच्चाई की जीत होगी और अन्याय का साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। अंडे की शक्ति का घुमंड अब उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे लगता था कि वह कानून से ऊपर है। उसने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया था जो समाज को खोखला कर रहे थे और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। अर्जुन ने देखा कि जिस अंजलि को उसने न्याय की रक्षा के लिए तैयार किया था, वह खुद अन्याय की ढाल बन गई थी। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ पति का धर्म था और दूसरी तरफ सत्य का मार्ग। गांव से उसके पुराने मित्र जब भी उसे मिलने आते, अर्जुन उन्हें अपनी वास्तविकता नहीं बताता था ताकि वे दुखी ना हो। वो उन्हें यह कहता कि अंजलि बहुत व्यस्त रहती है और वह यहाँ बहुत खुश है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और चेहरे की झुर्रियाँ कुछ और ही कहानी बयां करती थी। उसके मित्र उसे देखकर समझ जाते थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वे भी उसकी मर्यादा का सम्मान करते हुए चुपचाप वापस लौट जाते थे। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म का लोभ होता है, तब तब प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालती है। अर्जुन अब उस मार्ग का राही बन चुका था जहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने शहर के सबसे ईमानदार वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा समूह बनाया था जो गुप्त रूप से काम करते थे। वे लोग उन सभी फाइलों का अध्ययन कर रहे थे जिनमें अंजलि और उसके भ्रष्ट सहयोगियों के हस्ताक्षरित आदेश मौजूद थे। वाराणसी की उस शांत गंगा की लहरों में अब एक तूफान सा उठता महसूस हो रहा था जो आने वाली बड़ी घटना का पूर्वाभास था। अर्जुन हर रोज शाम को दशाश्वमेध घाट पर बैठकर ध्यान लगाता और ईश्वर से शक्ति मांगता कि वो उसे सत्य की राह पर अडिग रखे। उसे पता था कि वह जो कदम उठाने जा रहा है उससे उसकी अपनी दुनिया बिखर सकती है, लेकिन लोक कल्याण के लिए उसे बलिदान देना ही होगा। उसके मन में अब शांति थी। अंजलि को लगने लगा था कि अर्जुन अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और वह कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। उसने उसे अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। अर्जुन की सहन शक्ति वो अपने चरम सीमा पर पहुंच रही थी। वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सितारे अपनी चाल बदलेंगे, वैसे ही इस झूठी शान का मॉल ठहरने वाला था। रात की तन्हाई में जब अंधी गहरी नींद में सो रही थी, अर्जुन ने खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखा जहाँ ध्रुव तारा अपनी चमक बिखेर रहा था। उसे लगा जैसे ईश्वर उसे संकेत दे रहे हो कि न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन वह अंततः प्रकाश की ओर ही ले जाती है। उसने अपने मन को पत्थर कर लिया और आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की चमक थी। वाराणसी की तंग गलियों से निकलकर अंजलि अब शहर के सबसे आलीशान सरकारी बंगले में निवास कर रही थी। उसके दरवाजे पर 24 घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात रहे थे और उसके एक इशारे पर पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ जाता था। सत्ता के इस चकाचौंध ने धीरे धीरे उसकी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया था, जिससे उसे पुराने दिन और वह फटी हुई कमीज धुंधली दिखाई देने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह इस पद के लिए ही बनी थी और पिछला संघर्ष केवल एक बुरा सपना था जिसे वह भूल जाना चाहती थी। दूसरी ओर अर्जुन अभी भी उसी सादगी में जी रहा था जिसे उसने वर्षों से अपनाया हुआ था। वह सुबह जल्दी उठता, घर की साफ सफाई करता और अंजलि के लिए चाय बनाता, लेकिन अब अंजलि को उस चाय में वह स्वाद नहीं मिलता था। वह उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती और अक्सर टोकती
कि वो अपने कपड़ों और रहने के ढंग में सुधार क्यों नहीं करता। अर्जुन केवल मुस्कुरा देता और कहता कि सादगी ही उसकी असली पहचान है, जो अंजलि को और भी चिढ़ा देती थी। उसे लगता था कि अर्जुन उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। अंजलि के लिए अब लोक दिखावा और सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण हो गई थी। जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी या शहर का गणमान्य व्यक्ति उससे मिलने आता, वह अर्जुन को पिछले दरवाजे से बाहर भेज देती या उसे रसोई में छिपे रहने को कहती। उसे डर था कि अगर किसी ने उसके इस अनपढ़ और गंवार देखने वाले पति का देख लिया तो उसकी छवि घुमिल हो जाएगी। यह शर्मिंदगी धीरे धीरे एक गहरी नफरत में तब्दील हो रही थी, जिसने उनके रिश्ते की पवित्र नींव को हिला कर रख दिया था। वह उससे अपना साथी नहीं मानती थी। इंस्पेक्टर मल्होत्रा इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा था। वह अंजलि का सबसे वफादार बनने का नाटक करता और बातों बातों में उसे यह एहसास कराता कि अर्जुन उसकी तरक्की के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। उसने कई बार अंजलि से कहा कि मैडम, आपकी जैसे प्रभावशाली महिला के साथ एक ऐसा व्यक्ति शोभा नहीं देता जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ हो। अंजलि ने इन जहरीली बातों को सच मान लिया और अर्जुन को अपने जीवन का बोझ समझने लगी। उसे लगा कि अर्जुन का साथ उसे समाज में छोटा बना रहा है। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अंजलि ने अर्जुन को स्पष्ट कह दिया कि वह अब उसके साथ किसी भी सार्वजनिक समारोह में नहीं जाएगी। अर्जुन ने शांति से अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसकी आंखों में झाँककर पूछा कि क्या वह वही अंजलि है जिसने कभी उसके फटे जूतों को चूमकर वादा किया था कि वह कभी नहीं बदलेगी। अंजलि का चेहरा गुस्से से थमथमा उठा और उसने चिल्लाकर कहा कि अतीत की बातें करना बंद करो और अपनी हैसियत याद रखो। उस दिन उनके बीच की दीवार और ऊंची हो गई थी। अर्जुन को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अंजलि मर चुकी है और उसकी जगह एक पत्थर दिल अधिकारी ने ले ली है। उसने फिर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी और चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया। उसने तय किया कि वह अंजलि के निजी जीवन में दखल नहीं देगा, लेकिन समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उसने कानून की पुरानी किताबों का अपना साथी बना लिया और शहर के दबे कुचले लोगों की गुप्त आवाज बनने की प्रतिज्ञा ली। उसने अपनी आत्मा को सत्ता के आगे नहीं झुकने दिया। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और अंजलि पर ऊपर से राजनीतिक दबाव पड़ रहा था। वो अपनी विफलता का गुस्सा अक्सर अर्जुन पर उतारती थी, क्योंकि वह उसे सबसे आसान निशाना लगाता था जो कभी पलट कर जवाब नहीं देता था। मल्होत्रा और उसके गिरोह ने मिलकर शहर के बड़े माफियाओं के साथ हाथ मिला लिया और अंजलि को इसकी भनक तक नहीं थी, या शायद वह देखना ही नहीं चाहती थी। उसे बस अपनी कुर्सी और रसों की चिंता थी जो अर्जुन की सादगी से खतरे में लग रही थी। एक दिन अर्जुन ने एक गरीब बूढ़ी महिला की मदद करने की कोशिश की, जिसकी जमीन पर पुलिस की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा था। जब अंजलि को पता चला कि उसका पति विवाह के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसने उसे अपने चैम्बर में बुलाकर सबके सामने बुरी तरह फटकार लगाई। उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी पुलिस के काम में टांग अड़ाई तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। अर्जुन ने देखा कि सत्ता ने उसकी पत्नी के विवेक को पूरी तरह से निगल लिया है और वह अंधी हो गई है। उनके बीच अब बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके थे। अंशी देर रात तक वीआईपी पार्टियों में रहती और रसूखदार लोगों के साथ समय बिताती, जबकि अर्जुन आधी रात तक कानून की पेचीदगियों को समझने में लगा रहता। उसने शहर के कुछ ईमानदार युवाओं और वकीलों को एकजुट करना शुरू कर दिया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार थे। वह चुपचाप अपनी शक्ति संचय कर रहा था, जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। अंजलि को लगने लगा था कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में वो अपने ही घर में अकेली पड़ती जा रही थी। चापलूसों की भीड़ ने उसे कड़वे सच से बहुत दूर तक दिया था और उसे लगता था कि हर कोई उसके कदमों में झुकने के लिए मजबूर है। अर्जुन की रहस्यमय चुप्पी उसे कभी कभी डराती थी, क्योंकि वह उस तूफान के आने का संकेत थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। उसने कई बार सोचा कि वह अर्जुन को आधिकारिक रूप से छोड़ दे,
लेकिन वह अपनी परफेक्ट छवि के कारण रुक गई थी। अर्जुन अब गुप्त रूप से उन फाइलों को जुटाने लगा था जिनमें पुलिस और अपराधियों के बीच के काले लेन देन का ब्यौरा था। उसे जांच के दौरान पता चला कि मल्होत्रा ने अंजलि के जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके कई अवैध निर्माणों को मंजूरी दिलाई थी। अर्जुन के पास अब वह ब्रह्मास्त्र था जिससे वो पूरी व्यवस्था को हिला सकता था, लेकिन वो अभी भी अपनी पत्नी को बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद अंजलि को सोया हुआ जमीन एक बार फिर से किसी तरह जाग जाए। शहर के सबसे प्रतिष्ठित क्लब में एक बड़ी महफिल जमी थी जहाँ अंजलि मुख्य अतिथि थी। और जूही वहाँ पहुँच गया क्योंकि उसे किसी विश्वसनीय सूत्रों ने बताया था कि अंजलि की जान को बड़ा खतरा है। जैसे उसने क्लब के अंदर कदम रखा, सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके साधारण कपड़े वहाँ से उच्च मानकों के अनुरूप नहीं थे। अंडी ने दूर से यह सब देखा, लेकिन उसने अपने पति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और गर्व से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। घर लौटने पर अंजलि ने अर्जुन पर अपनी सारी खींच निकाली और उसे अपशब्द कहे। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे आज सबके सामने अपमानित होना पड़ा। तुम एक भिखारी की तरह हर जगह क्यों पहुंच जाते हो? अर्जुन ने बड़े धीरज से उत्तर दिया कि मैंने अपनी गरीबी कभी नहीं छुपाई, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को वस्तु के बदले बेच दिया है। अंजलि ने उस रात अर्जुन को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसे बारात में सोने पर मजबूर किया, जहाँ पूरे सर्द हवाएं उसे सताती रही। भ्रष्टाचार की जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि आम आदमी का पुलिस पर से विश्वास उठ गया था। अर्जुन ने देखा कि अंजलि की नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला हो रहा है और वह केवल फाइलों में हस्ताक्षर करने वाली एक कठपुतली बनकर रह गई है। उसने तय किया कि वह वो चुप नहीं रहेगा क्योंकि उसका मौन अपराधियों को बढ़ावा दे रहा था। उसने अपने समूह के साथ मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जिसमें सभी भ्रष्ट अधिकारियों के नाम और सबूत शामिल थे। कभी कभी अंजलि को रात में नींद नहीं आती थी और उससे उन पुराने दिनों की याद आती थी जब वे दोनों मिलकर संघर्ष करते थे। उसे याद आता था कि कैसे अर्जुन ने खुद भूखा रहकर उसे कोचिंग की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अगले ही पल उसका वर्तमान अहंकार इन यादों को कुचल देता था। उसे लगता था कि अर्जुन ने जो किया वो उसका वैवाहिक कर्तव्य था और इसके बदले उसने उसे अपने बंगले में पनाह देकर उसका सारा कर्ज चुका दिया है। वह कृतज्ञता की पराकाष्ठा पर भी एक स्थानीय अखबार में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक बेनाम लेख छपा जिसने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया। अंजलि को गहरा शक हुआ कि इसके पीछे अर्जुन का हाथ हो सकता है। उसने गुस्से में अर्जुन का कमरा खंगाला, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि अर्जुन ने अपनी सारी सामग्री एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखी थी। अंजलि का गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुँच चुका था और वह किसी भी तरह अर्जुन को समाज की नज़रों में गिराना चाहती थी। शहर में एक भव्य सरकारी समारोह का आयोजन होने वाला था जिसमें राज्य के गृह मंत्री आने वाले थे। ये अंजलि के करियर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मौका था और वह इसे किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहती थी। मल्होत्रा ने उससे आगाह किया कि अर्जुन इस समारोह में कुछ व्यवधान डाल सकता है। अंजलि के अपने मन में कसम खाई कि अगर अर्जुन ने उस दिन कुछ भी गड़बड़ की तो उसे ऐसी सजा देगी जिसे वो पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएगा। वह प्रतिशोध के लिए तैयार थी। अर्जुन जानता था कि यह वही निर्णायक दिन है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पुरानी वकालत की ड्रेस को ठीक किया और उसे एक थैले में सावधानी से रख लिया। वह जानता था कि सत्य को उजागर करने के लिए उसकी एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी होगी, लेकिन वह लोक कल्याण के लिए पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने गंगा के शीतल जल में स्नान किया और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि वे उसे इस कठिन परीक्षा में सफल होने की शक्ति दे। एक तरफ सत्ता का मत था और दूसरी तरफ सत्य का अड़िकबल। अंजलि अपनी वर्दी के घमंड में पूरी तरह चूर थी, जबकि अर्जुन अपनी सादगी और ईमानदारी के शस्त्र से पूरी तरह लैस था। पूरा वाराणसी इस ऐतिहासिक टकराव का गवाह बनने वाला था। समाज के ऊंचे लोग अंजलि की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन गरीब
और पीड़ित जनता की मौन दुआएं अर्जुन के साथ थी। यह केवल एक पति पत्नी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध था। समारोह की सुबह अर्ली ने अर्जुन को आखिरी बार कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि वह की दहलीज से बाहर न निकले। उसने उसके कमरे के बाहर एक सशस्त्र सिपाही तैनात कर दिया ताकि वह कहीं जा ना सके। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा और केवल मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी भौतिक दीवार सत्य की गति को नहीं रोक सकती। उसने चुपचाप पिछले रास्ते से निकलने की एक गुप्त योजना बनाई थी, जिसे उसने पहले ही बहुत सोच समझकर तैयार कर लिया था। समारोह स्थल को फूलों और रंगीन रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़े बड़े नेता और आला अधिकारी अपनी चमक धमक के साथ पहुंच रहे थे। अंजलि पूरी आधिकारिक वर्दी में किसी रानी की तरह लग रही थी। हर कोई उसकी कार्यकुशलता और अनुशासन की तारीफ कर रहा था, लेकिन उस भीड़ के बीच एक साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति भी गुप्त रूप से प्रवेश कर चुका था, जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। वह व्यक्ति अर्जुन था, जो अपनी आंखों में न्याय का संकल्प लिए खड़ा था। मंच पर प्रभावशाली भाषण शुरू हो चुके थे और अंजलि गर्व से गृह मंत्री के पास और एक कुर्सी पर बैठे थे। उसे लग रहा था कि उसने जीवन की सारी ऊंचाइयां छू ली है और अब उसे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढलने वाली है। अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डालकर उस डिजिटल साक्ष्य को महसूस किया, जिसमें भ्रष्टाचार का काला चिट्टा बंधा था। वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस बेट की देशभक्ति वाली धुन हवा में गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन को उन मासूमों की चीखें सुनाई दे रही थी जिनके अधिकारों का हनन हुआ था। उसने देखा कि कैसे मल्होत्रा मंच के पीछे अपराधियों के साथ मिलकर हाथ मिला रहा था। अंजलि की नकली मुस्कान उसे बहुत खोखली और भयावह लग रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार और त्याग की जगह अब केवल कठोर कर्तव्य ने ले ली है। उससे अपनी पत्नी को खोने का निजी दुख था, लेकिन समाज के प्रति दायित्व बड़ा था। नियति ने अपना अंतिम पासा फेंक दिया था और अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अंजलि ने अहंकार और अर्जुन के स्वाभिमान के बीच का यह मनोविज्ञान युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने को तैयार था। हवा में एक अजीब सी भारीपन और खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी उस अपमानजनक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो, जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। अगले ही पल जो घटना घटने वाली थी, उसने पूरे तंत्र की नींव हिला देने वाली थी। अर्जुन ने अपनी आंखों को धीरे से बंद किया और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का हर तरह का डर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब केवल एक बेबस पति नहीं था, बल्कि वह उन हजारों शोषितों का एकमात्र प्रतिनिधि था, जो वर्षों से न्याय की आस में बैठे थे। मंच की ओर बढ़ते हुए उसके कदम अब जरा भी डगमगा नहीं रहे थे। वह जानता था कि आज की यह शाम वाराणसी में एक नया क्रांतिकारी सवेरा लेकर आएगी। वाराणसी का मुख्य चौक आज तिरंगों और फूलों की लड़ियों से पूरी तरह सजा हुआ था। शहर के कोने कोने से लोग इस भव्य उद्घाटन समारोह को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। मंच पर राज्य के गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विराजमान थे, जिनकी सुरक्षा में पुलिस बल के सैकड़ों जवान तैनात थे। हवा में शंख की ध्वनि और देशभक्ति के गीतों का गुंजन हो रहा था, लेकिन इस भारी उत्सव के पीछे एक गहरा तनाव और सत्ता का अहंकार भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। आईपीएस अंजलि शर्मा अपनी कड़क वर्दी और चमकते हुए सितारों के साथ मंच के केंद्र में बैठी थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास और गर्व से चमक रहा था, मानो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। उसने भीड़ की ओर देखा और उसे लगा कि यह हजारों लोग उसकी शक्ति और अधिकार के आगे मनस्तक है। उससे अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व था, लेकिन उससे मन के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं उसकी गरीबी का अतीत किसी के सामने उजागर ना हो जाए। धूप तेज होते जा रहे थे और अंजलि को हल्का सिर दर्द महसूस होने लगा था। वह पुरानी बीमारी फिर से उभर रही थी, जिसके लिए उसे समय पर दवा लेना अनिवार्य था। अर्जुन, जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था, अपनी पत्नी के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गया कि वह तकलीफ में है। उसने अपनी जेब से वह छोटी सी
पुड़िया निकाली जिसमें अंजलि की दवाई रखी थी। उसे पता था कि अंजलि अपनी व्यस्ततापूर्ण घमंड में अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल भूल गई होगी। अर्जुन ने सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसके फटे हुए जूतों और साधारण धोती कुर्ते को देखकर सिपाहियों ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसे धक्का देते हुए पीछे हटने को कहा और उसकी गरीबी का उपहास उड़ाया। अर्जुन ने उनसे बहुत विनती की कि वह केवल अपनी पत्नी तक दवा पहुंचना चाहता है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके उसे पागल भिखारी कहकर संबोधित किया गया, जिससे उसके हृदय को गहरी चोट पहुंची। लेकिन उसका संकल्प अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अभी भी टूट दृढ़ था। मंच पर बैठे इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने दूर से अर्जुन को पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अंजलि के कान में झोंककर कहा कि मैडम, देखिए वह गणमान्य व्यक्ति फिर से यहाँ तमाशा करने आ गया है। उसने भीड़ को उकसाया है और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अंजलि ने जब अर्जुन को सुरक्षा कर्मियों से उलझते हुए देखा तो उसका खून जल उठा। उसे लगा कि अर्जुन जानबूझकर उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अंजलि का गुस्सा अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसे लगा कि यह व्यक्ति उसके शानदार करियर पर एक काला धब्बा है जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। उसने सोचा कि अगर उसने आज कड़ा कदम नहीं उठाया तो समाज में उसकी धाक खत्म हो जाएगी। मंच की गरिमा और अपने पद के अहंकार ने उसके विवेक को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। वह भूल गई थी कि इस गंवार व्यक्ति ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जवानी को खाक कर दिया था। अर्जुन ने किसी तरह सिपाही के हाथ से बचकर मंच की सीढ़ियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में केवल अंजलि के लिए चिंता थी। उसने अंजलि का नाम पुकारा और दवा की पुड़िया उसकी ओर बढ़ाई। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति पर टिक गई। गृह मंत्री और अन्य अतिथि भी हैरान थे कि यह खत्री अतिथि है। साहसी व्यक्ति आखिर कौन है जो आईपीएस अधिकारी के इतने करीब आ गया है। अंजलि कुर्सी से उठी और बड़े तेज कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्से की ऐसी लकीरें थी जिन्हें देखकर अर्जुन सहम गया। जैसे अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, अंजलि ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा अर्जुन के गाल पर झड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी और हवा में जैसे बिजली सी कूद गई। अर्जुन का सिर घूम गया और उसके हाथ से वह दवा की पुड़िया नीचे गिरकर धूल में मिल गई। वहाँ मौजूद हजारों लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि एक महिला अधिकारी अपने पति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर सकती है। अर्जुन के गाल पर अंजलि की उंगलियां के निशान उभर आए थे, जो उसके वर्षों के त्याग का क्रूर इनाम थे। उसके आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरी, बल्कि उनमें एक गहरा सन्नाटा और वैराग्य छा गया। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे कीमती रिश्ता अब राख में बदल चुका है। अंजलि ने गरजते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा अपमान करने की। उसने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि इस कचरे को यहाँ से तुरंत बाहर फेंक दिया जाए। मल्होत्रा ने आगे बढ़कर अर्जुन का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए मंच से नीचे उतार दिया। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी देह निर्जीव सी लग रही थी, जिससे उसकी आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया हो। उसने केवल एक बार मुड़कर अंजलि की आंखों में देखा, जहाँ केवल सत्ता का जहर था। थप्पड़ मारने के बाद अंजलि को लगा कि उसने अपनी मर्यादा बचा ली है, लेकिन वास्तव में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। गृह मंत्री ने उसे शाबाशी दी कि उसने एक अराजक तत्व को सही सबक सिखाया है, लेकिन भीड़ के बीच से उठने वाली दबी हुई कानाफूसी कुछ और ही कह रहे थे। अंजलि वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसे उस गिरी हुई दवा की पुड़िया को देखकर एक पल के लिए आत्मग्लानि हुई और अहंकार ने फिर उसे दबा लिया। अर्जुन को मंच से दूर फेंक दिया गया, जहाँ वह धूल में पड़ रहा। उसके फटे कुर्ते पर अब मिट्टी के दाग थे और उसके दिल पर वह घाव था जो कभी नहीं भरने वाला था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान विश्वनाथ से पूछा कि क्या यही उसके निस्वार्थ प्रेम का अंत था।
धीरे धीरे वो उठा और अपने कपड़े झाड़े। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी तपस्या पूरी हो चुकी है। उस क्षण अर्जुन के भीतर का वह प्रेमी पति मर गया है और एक नए प्रेमी योद्धा का जन्म हुआ। उसने तय किया कि वह और सोने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक विशेष नंबर डायल किया। उसने केवल 3 शब्द कहे, समय आ गया है। उधर से एक गंभीर आवाज़ आई जिसने उसे पूरी सहायता का आश्वासन दिया। अर्जुन ने अपने चेहरे से धूल पोंछी और सीधे मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा, जहाँ मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी थी। पत्रकार और कैमरे इस सनसनीखेज घटना को कवर करने के लिए पहले से उतावले थे। अंजलि को लगा कि अर्जुन डर कर भाग गया होगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अर्जुन अब एक ज्वालामुखी बन चुका था जो फटने के लिए तैयार था। उसने मंच के सामने खड़े होकर मीडिया के कैमरों की ओर देखा और अपना परिचय एक साधारण मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि जस्टिस फाउंडेशन के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में दिया। यह सुनकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों की 13 तोले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने जेब से एक पेनड्राइव निकाली, उसे हवा में लहराते हुए कहा, क्या जिस पवित्र भूमि पर केवल एक थप्पड़ नहीं पड़ा है, बल्कि न्याय का गला घोटा गया है। उसने आरोप लगाया कि अंजलि और उसके अधीनस्थ अधिकारियों ने शहर के विकास के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया है। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसे सबूत थे जो इस पूरे सिस्टम को हिला कर रख देंगे। भीड़ में अब हलचल मच गई और लोगों को नारों की आवाज़ें गूंज लगी थी। अंजलि ने जब मंच से यह सुना तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अनपढ़ पति ऐसी बातें कर सकता है। उसने मल्होत्रा को उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया के कैमरों ने अर्जुन की बातों को सीधा प्रसारित करना शुरू कर दिया था। गृह मंत्री ने अंजलि की सो और शक के निगाहों से देखा और अपना पला झाड़ने की कोशिश करने लगे। सत्ता का वह महल अब हिलने लगा था जिसे अंजलि ने झूठ पर खड़ा किया था। अर्जुन ने मीडिया को बताया कि कैसे अंजलि ने उन फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे जो गरीबों की जमीन हड़पने के लिए बनाई थी। उसने उन सभी गवाहों के नाम बताए जिन्हें पुलिस ने डरा धमका कर चुप करा दिया था। उसकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी जो केवल सत्य से आती है। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी को सफल बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया और बदले में उससे यह अपमान मिला। जनता अब अर्जुन के समर्थन में चिल्लाने लगी थी। मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर बंदूक तान दी, उसे चुप रहने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी छाती तानकर कहा कि सत्य को गोली नहीं मारी जा सकती। उस समय वाराणसी की जनता ने देखा कि वर्दी में बैठा व्यक्ति अपराधी है और धूल में खड़ा व्यक्ति असली नायक है। पुलिस बल से कुछ ईमानदार जवान भी अब दुविधा में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने भ्रष्ट अधिकारियों का साथ दिया इस सच्चे इंसान का। अंजलि ने मंच पर ही अपना आपा खो दिया और चीखने लगी, यह सब झूठ है और अर्जुन एक मानसिक रोगी है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत वह वीडियो प्ले कर दिया जिसमें अंजलि और भूमाफिया के बीच की बातचीत रिकॉर्ड थी। जैसे वह आवाज़ बड़े स्पीकर पर गूंजी, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। अजय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। वह अपनी रची हुई साजिश के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। थप्पड़ की उस गूंज ने वास्तव में अंजलि के अहंकार को तोड़ दिया था। वह एक शक्तिशाली अधिकारी नहीं, बल्कि एक डरी हुई अपराधी की तरह दिख रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी आंखों में अब घृणा नहीं, बल्कि केवल दया थी। उसने महसूस किया कि कर्म का चक्र घूम चुका है और अब न्याय की बारी है। उसने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वह सभी सबूतों का उच्च न्यायालय को सौंप देगा। समारोह जो एक उत्सव में रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया था। लोग अंजलि के इस तरह की मांग करने लगे और अर्जुन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अंजलि को अपनी आंखों के सामने अपना करियर और अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलती दिखाई दे रही थी। उसने मल्होत्रा की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था। स्वार्थ के रिश्तों की यही असलियत होती है।
जो संकट के समय सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। अर्जुन ने उस गिरी हुई दवा की पुड़िया को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि ये दवा अंजलि के सिर दर्द को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब उसने अपने कर्मों की सजा का सामना करना होगा। वह भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल गया। उसके पीछे पत्रकारों की फौज भाग रही थी। वो भी एक साधारण पति नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, सत्य की विजय का वह क्षण वाराणसी के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया था। अंजलि मंच पर अकेली खड़ी रह गई। उसके चारों ओर पुलिस का पहरा तो था, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल अकेली थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार वर्दी पहनी थी और देश की सेवा की कसम खाई थी। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अर्जुन को धोखा दिया, बल्कि उसने उस शपथ को भी कलंकित किया है। थप्पड़ मारने वाला हाथ अब खुद शर्म से काँप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि शक्ति के मत में उसने उस देवदूत को खो दिया है। शाम की ढलती हुई रोशनी में गंगा की लहर भी आज कुछ अशांत लग रही थी। अर्जुन घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और शांति से नदी को देखने लगा। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक गहरी टीस अभी भी बाकी थी। उसे दुख था कि जिस अंजलि को इस उसने इतना सवारा था, उसे आज उसी ने बेकार किया। लेकिन समाज के हित के लिए यह सर्जरी बहुत जरूरी थी, ताकि भविष्य में कोई दूसरा अर्जुन इस तरह अपमानित ना हो। अगले 5 मिनटों में पूरे शहर का माहौल बदल गया था। पुलिस के वरिष्ठ मुख्यालय के अंजलि ने निलंबन का आदेश जारी हो गया और एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया। अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों ने शासन प्रशासन में खलबली मचा दी थी। यह केवल एक थप्पड़ का जवाब नहीं था, बल्कि ये पूरे भ्रष्ट तंत्र की सफाई की शुरुआत थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि न्याय की देवी अब मुस्कुरा रही है। मंच पर मचे अफरा तफरी के बीच अर्जुन का शांत चेहरा किसी गहरे समुद्र की तरह लग रहा था, जिसमें एक भयानक तूफान छिपा था। गृह मंत्री ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तुरंत अपने सुरक्षा घेरे को कड़ा कर लिया और अंजलि से दूर हट गए। अंजलि के हाथों से वह फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें उसकी पदोन्नति के कागजात थे, जो अब मिट्टी में मिल रहे थे। भीड़ का शोर अब एक गूंजते हुए विरोध में बदल गया था, जो सीधे व्यवस्था की खामियों पर प्रहार कर रहा था। अर्जुन ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और मंच के पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन पर डाटा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वहाँ केवल वीडियो ही नहीं, बल्कि बैंक खातों के विवरण, बेनामी संपत्तियों के नक्शे और उन अधिकारियों की सूची थी जो भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल थे। लोगों ने देखा कि कैसे विकास के नाम पर भेजे गए करोड़ों रुपये अंजलि और उसके गरीबियों ने निजी खातों में स्थानांतरित किए गए थे। यह नज़ारा किसी भी ईमानदार नागरिक के दिल को दहला देने वाले और व्यवस्था को शर्मसार करने वाला था। पुलिस बल के जवान जो कुछ मिनट पहले तक अर्जुन को धक्का दे रहे थे, अब अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। उनके भीतर का सिपाही जाग उठा था और वे देख पा रहे थे कि असली अपराधी कौन है। अर्जुन ने मंच पर लगे माइक को अपने हाथ में लिया और उसकी आवाज़ पूरे वाराणसी में गूंज उठी। उसने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत अपमान की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जिसे सत्ता के नशे में चकनाचूर कर दिया गया है। उसकी हर बात में सच्चाई का वह वचन था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। अगले ही पल शहर के कोने कोने में छापेमारी शुरू हो गई, क्योंकि अर्जुन ने यह सारा डाटा पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया था। बड़े बड़े भूमाफियों जो अब तक अंजी के संरक्षण में पल रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन अर्जुन के बिछाए हुए कानूनी जाल से बचना अब नामुमकिन था, क्योंकि उसने हर छोटी कड़ी को बड़ी सूक्ष्मता से जोड़ा था। पूरा सिस्टम अब अपनी ही कारगुजारियों से बोझ तले दबकर पूरी तरह करा रहा था। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वे उसके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वह वर्दी जो कभी गर्व का प्रतीक थी, अब उसके लिए कांटों का लीचा बन गई थी, जो उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। उसने मल्होत्रा की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और अपनी जान बचाने के लिए अंजलि के खिलाफ गवाही देने को तैयार था।
सत्ता ने गलियारों में वफादारी केवल स्वार्थ की मोहताज होती है, जो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने मीडिया के कैमरों के सामने उन गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों का खड़ा किया जिनकी जमीनें अंजलि के आदेश पर छीनी गई थी। उन मासूमों के आंसू अंजलि के गाल पर पड़े उस थप्पड़ से कई ज्यादा भारी और दर्दनाक थे जो उसने अर्जुन को मारा था। समाज ने देखा कि कैसे एक इंसान अपनी सादगी में भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पूरी सरकार को जवाबदेह बना दे। अर्जुन की यह जीत केवल उसके नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। दिल्ली से आए विशेष जांच दल के अधिकारियों ने मंच पर पहुंचकर अंजलि के पद का बेच और उसकी टोपी उतारने का आदेश दिया। वह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, जहाँ एक चमकता हुआ सितारा अपने घमंड की आग में जलकर राख हो रहा था। अंजलि की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन वे अर्जुन ने दिल को पिघला के लिए काफ़ी नहीं थे। न्याय की देवी ने अपना फैसला सुना दिया था और अब केवल सजा का समय शेष रह गया था, जो बहुत कठोर होने वाली थी। मंच के पीछे अर्जुन ने उन वकीलों से मुलाकात की जो जस्तो फाउंडेशन का हिस्सा थे और जो वर्षों से उसके मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपनी मजदूरी की कमाई का एक एक पैसा इन गरीब लोगों के मुकदमों दोनों गरीब लोगों के मुकदमों और वर्षों से एक एक को लड़ने में खर्च कर दिया था। अंजलि यह सब सुनकर सन रह गई। उसे एहसास हुआ कि जैसे वह अनपढ़ समझती थी, वह कानून का असली ज्ञाता और रक्षक था। उसकी पूरी दुनिया अब तक भयानक अंधेरे की और तेजी से बढ़ रही थी। शाम होते होते वाराणसी का पूरा प्रशासनिक अमला बदल दिया गया और भ्रष्ट अधिकारियों की जगह ईमानदार अधिकारियों को तैनात किया गया। अर्जुन ने गृह मंत्री से हाथ मिलाया, उन्हें वे सारे दस्तावेज सौंप दिए जो आने वाले समय में बड़े राजनीतिक सुधार का आधार बनने वाले थे। उसने साबित कर दिया कि एक आम आदमी अगर ठान ले तो हिमालय जैसी अटल बाधाओं को भी पार कर सकता है। जनता ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया और उसकी जय जयकार पूरे आसमान में गूंजने लगी। अंजलि को जब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उसने आखिर बार अर्जुन की ओर देखा, जो भीड़ से बहुत दूर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था कि उसे अपनी पत्नी को इस हाल में पहुंचाना पड़ा। अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, क्योंकि वह इस बर्बादी को नहीं देख सकता जिसे उसने खुद अपने हाथों से संवारा था। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, जहाँ कभी कभी अपनों को ही सजा देना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। वाराणसी के उस ऐतिहासिक मैदान में अब शांति थी, लेकिन उस शांति में एक नई क्रांति की आड़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका व्यक्तिगत जीवन भले ही बिखर गया हो, लेकिन हजारों लोगों का भविष्य अब सुरक्षित है। उसने गंगा माँ को प्रणाम किया और धीरे धीरे उस भीड़ से ओझल हो गया, जहाँ अब उसकी पहचान एक नायक की थी, लेकिन उसके लिए वो अभी भी वही अर्जुन था जो सत्य की खोज में अपनी सर्वस्व आहुति दे चुका था। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कैसे एक साधारण पति ने आईपीएस पत्नी के भ्रष्टाचार के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। लोग अब अर्जुन को न्याय का दूत कहने लगे थे। वो सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में करोड़ों संदेश आने लगे, लेकिन अर्जुन ने इन सब से दूर रहकर अपनी सादगी को बनाए रखा और किसी भी तरह के प्रचार से खुद को अलग रखा। उसके लिए न्याय का उद्देश्य आत्मप्रचार नहीं बल्कि समाज का शुद्धिकरण था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अंजलि की कोठारी में अब केवल सन्नाटा और अंधेरा था, जहाँ वो अपने अतीत को गलतियों को याद करके सिसक रही थी। उसे वह थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने अर्जुन को मारा था। वो उसे अब समझ आ रहा था कि वह थप्पड़ वास्तव में अर्जुन को नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी तकदीर को लगा था। उसने अपनी मर्यादा को खुद अपने हाथों में स्मशान में जला दिया और अब उसके पास केवल पछतावे की राख बची थी। सत्ता का नशा पूरी तरह उतर चुका था और वास्तविकता बहुत डरावनी थी। अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सत्य की एक छोटी सी चिंगारी भ्रष्टाचार के विशाल पहाड़ को जलाकर खाक कर सकती है। अर्जुन ने एक नया मानक स्थापित किया था कि प्रेम और कर्तव्य के बीच जब चुनाव करना हो तो कर्तव्य ही सर्वोपरि होता है।
उससे अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे उस अहंकार और भ्रष्टाचार को मारा था जिसने उसे एक राक्षसी बना दिया था। वाराणसी की वह रात एक नए न्यायपूर्ण युग की शुरुआत की गवाह बनी जो हमेशा याद रखी जाएगी। अर्जुन ने अपने पुराने घर की चाबी निकाली, उस धूल भरी झोपड़ी में वापस चला गया जहाँ से उसकी और अंजलि की यात्रा शुरू हुई थी। उसने वहाँ अंजलि की पुरानी किताबों को देखा और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अभी भी उस पुरानी अंजलि को याद कर रहा था जिसे वह प्यार करता था। यह उसकी जीत का सबसे दुखद हिस्सा था, जहाँ वह विजेता तो था, लेकिन उसका अपना घर पूरी तरह से उजड़ चुका था। न्याय की कीमत अक्सर बहुत भारी चुकानी पड़ती है। वाराणसी की सुबह आज कुछ अलग थी, जैसे कल के भीषण तूफान के बाद प्रकृति ने खुद को पूरी तरह साफ कर लिया हो। अखबारों के पहले पन्ने पर अर्जुन की तस्वीर छपी थी, लेकिन वह खुद शहर की चकाचौंध से दूर कहीं साथ बैठा हुआ था। शहर के चौराहों पर लोग केवल इसी घटना की चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने सत्ता के घमंड को चूर चूर कर दिया। ओनली अब सड़कों के पीछे थी और उसका सारा रकुस और वैभव एक ही झटके में पूरी तरह खत्म हो चुका था। जेल की ठंडी काल कोठरी में ओनली को फर्श पर बैठकर वह रात याद आ रही थी जब उसने पहली बार गर्व से अपनी वर्दी पहनी थी। उसके कंधों से वे चमकते हुए सितारे अब छीन लिए गए थे, जो कभी उसके अटूट स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक हुआ करते थे। अब उसके पास केवल पछतावे की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी, और वह थप्पड़ जो उसने अर्जुन को मारा था उसके अपने कानों में बार बार गूंज रहा था। उसे एहसास हुआ कि शक्ति के मच में उसने उस अनमोल हीरे को हमेशा के लिए खो दिया। विशेष जांच टीम ने जब अंजलि के गुप्त ठिकानों को बेहिसाब बेनामी संपत्ति बर्बाद की, तो पूरा देश इस भ्रष्टाचार को देखकर दंग रह गया। अर्जुन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए डिजिटल सबूत इतने पुख्ता थे कि किसी भी वकील के लिए अंजलि को बचाना अब नामुमकिन था। मल्होत्रा और उसके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाने के लिए अंजलि के खिलाफ सरकारी गवाह बनने का कठिन फैसला कर लिया था। यह राजनीति और सत्ता का वह काला चेहरा था जिसे अर्जुन ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्जुन को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, लेकिन उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस निमंत्रण को पूरी तरह ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसका उद्देश्य कोई राजकीय पुरस्कार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त इस गहरी गंदगी को साफ करना था। उसने अपनी वही पुरानी मजदूरी वाली साइकिल उठाई और फिर से उन तंग गलियों में निकल पड़ा जहाँ गरीब लोग अपने फरियाद लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी सादगी ने उसे आम जनता की नज़रों में और भी महान बना दिया। अर्जुन द्वारा स्थापित जस्टिस फाउंडेशन अब एक विशाल वटवृक्ष की तरह बन गया था, जिसके नीचे हजारों शोषितों को न्याय की शीतल छाया मिल रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा और जीवन उन लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने में लगा दी जिन्हें व्यवस्था ने हमेशा बेरहमी से ठुकराया था। वो अब किसी का पति नहीं, बल्कि उन बेबस और लाचार लोगों का भाई और बेटा बन गया था। उसने अपने जीवन के निजी संघर्ष को एक महान मिशन में बदल दिया था, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया। अंजलि की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे जेल में बिगड़ने लगी थी। उसे हर तरफ अर्जुन का वही शांत और गंभीर चेहरा दिखाई देता था। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास तो था, लेकिन वह अर्जुन से माफ़ी मांगने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पा रही थी। उसने जेलर के माध्यम से अर्जुन तक एक संक्षिप्त संदेश पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहलाया कि उनके बीच केवल कर्म का हिस्सा बाकी है, मानवीय रिश्ता की कोई जगह नहीं बची है। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत अटल है, जिसे ना तो अपार धन से खरीदा जा सकता है और ना ही शारीरिक बल से बदला जा सकता है। अंजलि ने जिसे जहरीले अहंकार की खेती की थी, उससे उसी की कड़वी और दुखद फसल पूरी जिंदगी काटनी पड़ रही थी। अर्जुन ने जो निस्वार्थ त्याग किया था, उसका शुभ फल उसे समाज के असीम सम्मान और आंतरिक शांति के रूप में मिल रहा था। वाराणसी की इस पवित्र धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया
कि केवल सत्य ही जीवित रहता है। न्यायालय में जब अंजलि को अंतिम बार पेश किया गया तो उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह अर्जुन की सत्यवादी आंखों में आंखें डालने के काबिल नहीं थी। न्यायाधीश ने उस 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की बहुत कड़ी निंदा की। जैसे ही वह सजा सुनकर कोर्ट से बाहर निकली, उसने देखा कि अर्जुन दूर एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा होकर शांति से उसे देख रहा था। वह उनकी अंतिम मुलाकात थी, जिसने उनके जीवन का सब कुछ खत्म कर दिया। अर्जुन इसके बाद अपने उसी छोटे से गांव वापस लौट गया, जहाँ से उसने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। उसने उन खेतों में फिर से हल चलाया जहाँ उसने कभी मजदूरी की थी, ताकि वह अंजलि की पढ़ाई का खर्च उठा सके। गांव वालों ने उसे एक महानायक की तरह स्वीकार किया, लेकिन वह अभी भी वही जमीन से जुड़ा हुआ एक अत्यंत साधारण इंसान बना रहा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाता था। वाराणसी के घाटों पर शाम की भव्य आरती की मधुर धुन गूंज रही थी और अर्जुन अकेला गंगा किनारे साथ बैठा था। उसने अपनी जेब से अंजलि की वह बहुत पुरानी तस्वीर निकाली, जो उसने वर्षों से अपने दिल के सबसे करीब रखी थी। उसने उस तस्वीर को गंगा की पवित्र लहरों में धीरे से प्रवाहित कर दिया और महसूस किया कि उसके मन का आखिर बोझ अब उतर गया है। वह अब सांसारिक बंधनों से पूरी तरह स्वतंत्र था और उसका जीवन केवल लोक सेवा के लिए समर्पित था। इतिहास के पन्नों में यह घटना हमेशा के लिए सर्वाक्षरों में दर्ज हो गई थी। कैसे एक गरीब पति ने पूरे भ्रष्ट तंत्र को हिला दिया। लोग आज भी उस थप्पड़ की कहानी सुनाते हैं, जो अहंकार की करारी हार और स्वाभिमान की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। अंजलि के पतन ने कई अन्य अधिकारियों को यह कड़ा संदेश दिया कि जनता की निस्वार्थ सेवा ही असली राजधर्म है। अर्जुन का नाम अब सच्चाई और अटूट साहस का पर्यायवाची बन गया चुका था, जिसे समय कभी नहीं मिटा सकेगा। अर्जुन को किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। उसने सबको मन से साफ माफ कर दिया था, लेकिन जीवन के सबक भुलाए कुछ भी नहीं था। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कोई पद या पैसा नहीं, बल्कि पवित्र चरित्र और ईमानदारी होती है। वह हर रोज सुबह सूर्योदय के समय गंगा में स्नान करता और विश्व शांति की मंगल कामना करता। उसका चेहरा अब एक महान ग्रह की तरह चमक रहा था, जिसने मायावी संसार के सभी बंधनों को हंसते हुए पूरी तरह तोड़ दिया था। जेल में बिताए गए लंबे वर्षों ने अंजलि के कठोर व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने वहाँ भी बीमार कैदियों की सेवा करना शुरू किया। उसे अब समझ आ गया कि असली खुशी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें निस्वार्थ मदद करने में छिपी है। वह अक्सर अपनी छोटी सी कोठरी की खिड़की से खुले आकाश को देखती और अर्जुन की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ मांगती। उसके भीतर का वह अहंकारी पुलिस अधिकारी अब मर चुका था और एक नई विनीत आत्मा ने जन्म लिया था। ये मार्मिक कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी और दुखद होता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। त्याग और निस्वार्थ प्रेम की दिव्य शक्ति अतत विजय होती है। भले ही उसे कुछ समय के लिए भारी अपमान सहना पड़े। अर्जुन और अंजलि का जीवन दो बिल्कुल अलग रास्ते को प्रतिबिंब है, एक जो विनाश की ओर ले जाता है और दूसरा जो अमृता की ओर। अंत में केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं और वही हमारी असली पहचान तय करते हैं। गंगा का शीतल जल निरंतर बहता रहता है। वह ना किसी का निजी दुख पूछता है और ना किसी की खुशी। वह बस सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अर्जुन की कहानी भी उस महान नदी की तरह है, जो कठोर पत्थरों से टकरा कर भी अपना रास्ता बनाना बखूबी जानती है। वाराणसी की हवाओं में आज भी उस महान त्याग की महक स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है, जिसने एक साधारण पति को असाधारण बना दिया। न्याय का सूर्य अब पूरी चमक के साथ चमक रहा था। अंजलि की सजा पूरी होने के बाद जब वह जेल से बाहर आई, तो उसने देखा कि समाज उसे अभी पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह सीधे अर्जुन के पास गई और उसके चरणों में गिरकर फुट कर रोने लगी। उसका सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन ने उस बड़े सम्मान के साथ सहारा देकर उठाया और कहा कि अतीत को भूलकर अब नए
श्री ने अपना जीवन समाज की सेवा में लगा वो उसने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उनके बीच का वो पुराना रिश्ता अब कभी वापस नहीं लौटा सका। उस तरह उस महान और भावुक गाथा का अंत हुआ, जिसने वाराणसी के घाटों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक बड़ी हलचल मचा दी थी। अर्जुन अब एक वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही दिव्य चमक थी जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों की होती है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी केवल तन की होती है, मन की नहीं, और एक समृद्ध आत्मा ही संसार में वास्तविक विजेता होती है। समाज में जब भी कभी अन्याय होगा, अर्जुन की कहानी न्याय की मसाल बनकर सदैव चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।